अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब, और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ ही साथ घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने जो अजीज़ अहबाब हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखा करें। तो जनाब आज हमने ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करनी है, और बात करने का जो सलीका है ना, कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पहचान बनता है। कोई किस तरह बात करता है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, इससे उस शख्स के मुतालिक बहुत कुछ वाज़े हो जाता है। इसी तरह गुफ्तगू के कुछ अंदाज़ और लहजे भी होते हैं जिनका तायुन किसी भी इंसान की नीयत, उसके इरादे, अंदाज़े बयान और गुफ्तगू में मौजूद इज़्ज़त व एहतराम से होता है। अब होता यह है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो बात करने में बहुत ज़्यादा रूडनेस शो करते हैं। अब आउटस्पोकन से मुराद ये है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स या मसले या फिर मौजू के बारे में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे और उसका मकसद भी कुछ मुस्बत कंट्रीब्यूट करना हो, जबकि इसी तरह रूडनेस यही है कि कोई अपने मुनासिब राय देने की बजाय जब भी बात करे तो कोई ऐसी बात ही करे जिससे सामने वाले इंसान की दिल आज़ारी हो, जो उसे दुख पहुंचाए। ऐसा शख्स ना, ये खुद भी नहीं उसको पता होता कि वो ये क्यों कर रहा है। अमूमन उसके पीछे या तो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा छुपा हुआ होता है, जो इजहार ना करने की वजह से उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। और मेरे ख्याल से इतनी वजाहत से तो ये वाज़े हो चुका है कि हमें रूड नहीं होना चाहिए, बल्कि आउटस्पोकन होना लाजमी है। लाजमी नहीं है कि यही दो एक्सट्रीम्स हों, बल्कि हमारा रवैया इन दोनों के दरमियान में भी हो सकता है, मतलब बैलेंस्ड भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट मौका महल के मुताबिक भी डिसाइड होती हैं। अब होता क्या है, लेकिन सबसे पहले बात की जाए कि हमें इनका फ़र्क पता कैसे चलेगा, ताकि हम इस पर सही तरीके से अमल कर सकें। और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदाज़े बयान पर काम करना होगा। बाज़ औक़ात हम ख़ुद भी अवेयर नहीं होते हैं कि हमारा जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो किस कदर मनफी हो चुका है या मुस्बत हो चुका है, क्योंकि हम अपने मखसूस अंदाज़ के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, और हमें शऊर ही नहीं रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहरहाल इस सूरत में आउटस्पोकन का रवैया बड़ा मुस्बत होता है। उसकी कोशिश होती है कि वो बिल्कुल वाज़े बात करे, क्योंकि उसका मकसद जो है वो अपनी सीधी सादी बात दूसरों तक ईज़िली पहुंचाना होता है। हमें रूड रवैये से बचना है और उसके लिए अपने लहजे को तंज़ और बुरे अंदाज से पाक रखना है। चाहे यहाँ तक भी हो सकता है, कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें, बात करते हुए बिला वजह ब्लंट ना हो, ताकि कोई भी हमसे बात करते हुए झिझक महसूस ना करे। तीसरी अहम चीज़ ये है कि हमें हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे एहतराम से बात करनी चाहिए। ये तो बात करने का ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का भी मेरे ख्याल से सबसे अव्वल उसूल होना चाहिए। लिहाजा ऐसे अल्फाज अदा करने की कोशिश करनी चाहिए जिनका मतलब पॉजिटिव हो, जिनसे किसी की डिग्निटी पर हर्फ ना आए, जिससे किसी की कह ले कि इज़्ज़त मजरू ना हो। ना गुस्सा होना चाहिए, ना ही लान तान करनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रूड बिहेवियर को जाहिर करती है और उनसे कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है। बात वही अच्छी होती है जो कारआमद भी हो और जिसका मकसद भी पूरा हो सके। आउटस्पोकन की ज़्यादातर गुफ्तगू कारआमद होती है, जबकि उसके बरक्स देखा जाए ना तो बात डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स में तब्दील हो जाती है। की गई बात का मकसद ही आपका पूरा नहीं हो रहा तो आपके वो अल्फाज ज़ाया हो जाते हैं। इस हवाले से अगर आप अपने रवैये, अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर काम करना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए कि जितना हो सके सेल्फ अवेयर रहने की कोशिश करें, अपने अंदर एम्पैथी बढ़ाएं, यानी कि एहसास बढ़ाएं लोगों के साथ, और ख़ुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखना शुरू करें। सबकी इज़्ज़त करें ताकि आपकी अपनी इज़्ज़त भी महफूज रहे, और अपनी ओवरऑल जो स्किल्स है ना उस पर भी काम ज़रूर करें। और जिस तरह कल भी हम अपने शो में बात कर रहे थे लास्ट सेगमेंट में कि किस तरह आपको ख़ुद एतमादी बढ़ानी चाहिए, तो उसी में हमें ये भी समझ आई थी कि जनाब बहुत से लोग जो आउटस्पोकन होते हैं
स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत से लोग कह लें कि जिस तरह मैंने बात की कि रूडनेस भी शो कर रहे होते हैं। अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, वो सीधी सीधी बात तो कर लेते हैं, लेकिन उनके जो अल्फाज है ना उसका चुनाव सही नहीं होता। वो ऐसे अल्फाजों का चुनाव करते हैं जिससे नेक्स्ट पर्सन की इज़्ज़त मजरू हो रही होती है, उसकी दिल आज़ारी हो रही होती है, उसको तकलीफ़ पहुंच रही होती है। तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आप किसी की जो है ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट या सेल्फ़ इस्टीम को मजरू कर रहे हैं, उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और उसे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसलिए आपको आउटस्पोकन होना चाहिए, ना कि रूडनेस होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक हद तक ठीक है, लेकिन उसमें भी एक बारीक सी लाइन है कि आपने उसको क्रॉस नहीं करना है। जब आप उसको क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत से लोगों की दिल आज़ारी होती है। तो इस हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। लाले मालते सारी गड्डी लाले, यानी अगर बात की जाए सुर्ख तरबूज़ की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता और यही वजह है कि सुर्ख तरबूज़ मेरे समेत बहुत से लोगों को पसंद होता है। और मौसम गर्मा के फलों में अगर तरबूज़ की बात की जाए तो ये फल लोगों की अक्सरियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्द बख्श भी होता है और लोग गर्मियों के मौसम में ठंडा करके तरबूज़ खाना पसंद भी करते हैं। और ये फल ना सिर्फ खुश जायका है बल्कि इसे खाने से आपकी सेहत को बहुत सारे फ़ायदे भी पहुँचते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फल है। तरबूज़ आयरन से भरा हुआ है, फाइबर और विटामिन सी का ख़जाना इसे कहा जाता है और इसके इस्तेमाल से हाजमा भी दुरुस्त रहता है। खैर ये सब तो तब होगा ना जब आप लाल तरबूज़ ढूंढने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि तरबूज़ के ढेर से मज़ेदार और लाल तरबूज़ ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और मिल जाए तो जब आप घर पर लेकर आते हैं ना, जो घर की ख़वातीन होती हैं, फिर वहाँ से आपको दाद भी मिलती है। तो आज हम इस सेगमेंट में ये जानेंगे कि तरबूज़ की अफादियत क्या है, हमारी सेहत के लिए इस फल की अहमियत क्या है और ये फल बतौर ग़ज़ा या फिर इलाज हमारे लिए कैसे मुआविन साबित हो सकता है। इसके साथ ये भी जानेंगे कि डिहाइड्रेशन से हमें कैसे बचना है और हमें बाकी चीज़ों से हमने कैसे अपने आप को बचा कर रखना है। इस पर बात करने के लिए अक्सा शौकत जो कि हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं, जो कि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अक्सा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अक्सा आजकल बहुतात आई हुई है तरबूज़ की, सीज़न है तरबूज़ का और हर कोई तरबूज़ खाना पसंद कर रहा है, छोटा बड़ा हर कोई पसंदीदा ये फल है ख़ास तौर पर। तो इसकी अफादियत क्या है, क्या क्या न्यूट्रिशन इसके अंदर हमें मिलती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है? जैसा कि आपको पता है, आपने ही बताया कि तरबूज़ एक ऐसा हमारे पास फ्रूट है जिसके मल्टीपल हमारे पास बेनिफिट्स हैं। जैसे हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे बड़ी रीज़न कि हम इसको कंज्यूम बहुत अच्छे तरीके से अगर करें तो हम इससे बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका हाई वाटर कंटेंट, समर्स में, समर फ्रूट है, समर में आपको पता है डिहाइड्रेशन कितनी ज़्यादा कॉमन है, लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। उस सब से बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है। 92% जो तरबूज का हमारे पास है वो वाटर कंटेंट ही है। इससे ज़्यादा और बेहतर हमारे पास क्या हो सकता है ऑप्शन कि आप एक फ्रूट का इंटेक कर रहे हैं जो कि आपको आपकी जो स्वीट टूथ है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, आपको मल्टीपल बेनिफिट्स भी दे रहा है और आपके वाटर इंटेक की जो है फुलफिलमेंट भी कर रहा है साथ साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन ए हमारे पास प्रेजेंट होता है। विटामिन ए इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी आई साइट की हेल्थ के लिए। आई साइट की हेल्थ हमारी अच्छा, लोगों को जहां हम बात करते हैं कि आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोगों को लगता है कि शायद अगर हमें ग्लासेस लग गए हैं तो अब हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अब तो हम सही हो जाएंगे, हमारे ग्लासेस उतर जाएंगे। बट दिस इज ऑल्सो अ मिथ। आप इसको अगर यूज करेंगे तो आपकी आई हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। आपकी मजीद जो डैमेज है आप उससे बच सकते हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू कि आप उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल आपके चश्मे जो हैं वो उतर जाएंगे। बट या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास विटामिन ए इसमें है जिससे आप जो है आई हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हमारे पास विटामिन सी जैसे आपने बताया होता है। विटामिन सी इज समथिंग जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम बहुत से इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, बहुत से बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है जो तरबूज की ही वजह से हमें हो सकती है। हाँ। तो अगर हम एक अच्छा चूज करके, जैसे आपने बताया कि जिसमें इंजेक्शंस वगैरह नहीं इंजेक्टेड और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह नहीं है, अगर हम ऐसा तरबूज ढूंढ लें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मर्दों के लिए। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विटामिन सी का इंटेक कर सकते हैं, जो कि आपके जितने भी फूड पॉइजनिंग है, आपके जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं, उससे आप बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात हम करें, फाइबर भी है इसमें और आयरन भी है। एग्जैक्टली फाइबर इसमें, बट लोग इसको जूस फॉर्म में अगर लें या स्मूदीज फॉर्म में अगर लें तो फिर फाइबर इंटेक थोड़ा सा इसमें कम आ जाता है, क्योंकि उसकी पल्प वगैरह हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो वो फाइबर इंटेक हमारा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कब्ज़ वगैरह या डायरिया वगैरह इस तरह के इश्यूज से बचना चाहते हैं तो आप इसका इंटेक तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रॉ फॉर्म में करना है, सिंपली उसको कट करके आप मतलब होल फ्रूट खाएं, फिर आप जूसेस का इस्तेमाल ना करें। जूसेस से बेहतर है कि आप कोई भी फ्रूट है, इवन अपार्ट फ्रॉम वाटरमेलन, आप होल फॉर्म में खाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है और वो आपको ज़्यादा, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतर। अच्छा, दूसरा फिर अक्सर हम बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अच्छा इसमें 92% अगर पानी है तो अगर यही हमारी पानी की जो इनटेक है उसको पूरा कर रहा है तो फिर हमें एक्स्ट्रा पानी पीने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये भी मिथ है, तो क्या फिर हमें बाकी जो पानी का हमारा इनटेक जो हमें रिक्वायर्ड होता है 8 से 10 ग्लास हमने पीना है एक दिन में, वो ना पिए, फिर सिर्फ तरबूज ही खाएं? या दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ जो बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में कॉमन है, क्योंकि मिथ बनाने वाले भी हम लोग होते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करके उसको ख़त्म भी हम नहीं करना है। अच्छा, होता ये है कि हमारे एक दिन में जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने बताया 8 to 10 ग्लास फॉर अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन अगर जैसे हम लोग डेली काम पे आते हैं, बाहर निकलना होता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ चलना फिरना चलता रहता है, तो हमारा वाटर इंटेक फिजिकल एक्टिविटी के साथ बढ़ जाता है। तो दैट इज़ कि हमारे 12 से 13 ग्लास एक दिन में हमने लेने ही लेने हैं, और इस गर्मी के सीजन में तो हम 15 ग्लास तक भी जा सकते हैं। तो वाटर कंटेंट ऑल्दो तरबूज में है, अच्छी खासी अमाउंट में 92% है, बट तरबूज ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप तरबूज को ही सारा दिन खाते जाएंगे और आप बाकी डाइट को अपनी नहीं प्रॉपर रखेंगे, आप अपना वाटर इनटेक नहीं पूरा रखेंगे, तो यू कैन नॉट बीट दिस हीट, जो हीट वेव आई हुई है आप इससे नहीं बीट कर सकते। आप अपने वाटर इनटेक को जो है पूरा नहीं कर सकते, आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि तरबूज आप एक दिन में सारा दिन तो तरबूज नहीं खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो सारा दिन तरबूज ही खाते रहते, तो कहते हैं भूख नहीं लगती है तो हम सिर्फ तरबूज ही खा लेते हैं, क्योंकि वो ठंडा ठंडा भी होता है और फील भी हमें बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग सा फील कराता है, तो वो सारा दिन खा भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। हमें एक दिन में 2 से 3 सर्विंग से ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते, और 2 से 3 सर्विंग में भी नॉर्मल साइज की जो हमारे पास प्लेट होती है दैट इज योर 1 सर्विंग। और ऑल्दो इसमें कैलोरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है जो आपको वाटर कंटेंट दे रहा है, आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा इससे आपको नहीं मिलती। अगर आप एक प्लेट खा रहे हैं तो दैट विल गिव यू 30 to 40 कैलोरीज ओनली। तो आपकी पूरी दिन में रिक्वायरमेंट 2000 या 2500 कैलोरीज अगर है, तो आप पूरा दिन तरबूज खा के तो 100-200 कैलोरीज भी अपनी पूरी नहीं कर सकते। तो हाउ यू कैन से दैट कि आपके लिए पूरा सिर्फ आपने यही इसी के ऊपर इंहिसार करना है। अच्छा, ये किन किन बीमारियों से आपको बचाता है? अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं बीमारियों की, सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को हम इससे बच सकते हैं अगर हम इसका इंटेक करें, लेकिन उसको लेने का एक तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप दिन में सारा दिन तरबूज खाते जाएंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा, क्योंकि डायरिया इज समथिंग जो आप बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक करें तो भी आपको डायरिया हो सकता है। अच्छा। अगर बहुत कम करें तो भी हो सकता है, ज़्यादा करें तो भी आपको डायरिया हो सकता है। अब इसके साथ कुछ चीज़ें, जैसे मिथ्स पे हम बात करें तो कुछ चीज़ें इसके साथ रिलेट करती हैं कि अगर आपने तरबूज खाया है तो उसके फ़ौरन बाद अगर आप पानी का इंटेक कर रहे हैं तो आपको डायरिया हो जाएगा, आपको हैज़ा हो जाएगा। तो वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम पानी के साथ तरबूज, या पानी पहले पी लें, तरबूज बिल्कुल फ़ौरन बाद खाएं, या आप दौरान तरबूज खाते हुए पानी पी लें, या आप तरबूज खाने के बाद पानी पिए, तो ये डायरिया कॉज करता है। अच्छा। इवन तो जितने भी फ्रूट्स हमारे पास आते हैं उनमें सब में वाटर कंटेंट किसी न किसी हद तक होता है हमारे पास। तो हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि आपने अगर कोई फ्रूट खाना है, इवन तो आप कोई भी प्रॉपर मील भी अपना ले रहे हो, तो उसके दौरान आप लोग पानी मत पिए। अच्छा। क्योंकि उससे ये भी होता है कि जब आप लोग अपना कोई भी न्यूट्रिएंट इंटेक करते हो, कोई भी अपना मील लेते हो, इवन कोई फ्रूट ले रहे हो,
तो आपकी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट इंजाइम्स जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। उन इंजाइम्स को रिलीज होते हुए अगर आप साथ वाटर इनटेक कर लोगे तो वो दोनों डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइल्यूट होके वो आपकी इनडाइजेशन जो है, आपका हाजमा नहीं सही से होता, आपकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आपका प्रॉपर फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, और आप उसके उतना ज्यादा फायदा नहीं ले सकते उस फूड से। चाहे वो आप कोई फ्रूट ले रहे हो, इवन दो वाटरमेलन भी अगर आप ले रहे हो, तो आपको इतना फ़ायदा उस फल का या उस मील का जो है वो नहीं होगा। दैट इज़ वाई पानी को हमेशा हम कहते हैं कि खाने से 1 घंटा पहले पिएं या फिर 1 घंटा बाद में पिएं। दौरान किसी भी खाने के या किसी भी फल के साथ जो है वो पानी का इंटेक, मतलब अगर तरबूज के साथ पानी पिया जाएगा तो वो ज़रूर डायरिया कॉज करेगा। यस एग्जैक्टली। तो इसलिए आपने नहीं पीना है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है कि जी अगर आप तरबूज खा के सो गए हैं फ़ौरन से तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तरबूज खा के सोना इज़ नॉट नुकसानदेह एट ऑल, क्योंकि ये एक मिथ ही है सिर्फ कि आप, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो 40 कदम तो उसके बाद आपने ही सुना ही होगा कि आप ज़रूर लें। कुछ भी आप खा रहे हैं, चाहे आपने एक सिंपल खजूर भी खाई है तो एटलीस्ट 40 कदम तो आप ज़रूर लें। सही। वो इसीलिए कहा जाता है कि आपका खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि आप इनटेक करते ही आपकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो डाइजेस्ट 40 कदम आप अगर चल लेंगे तो आपका खाना थोड़ा सा हजम हो जाएगा, और आपके जितने भी गट हेल्थ, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारा एसिड वापस जो है वो रिलीज हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ भी खाने के बाद आप लेटे मत थोड़ी देर के लिए, और सोना तो फिर ऑब्वियसली लेटने के बाद ही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि कौन कौन से लोग इसका इंटेक कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर शुगर पेशेंट है क्या वो इसका इंटेक कर सकते हैं, जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है क्या वो इसका, कौन कौन से लोग जो है जिन बीमारियों में मुब्तला हैं वो इसका इंटेक कर सकते हैं? अच्छा, ये हमारे पास एक ऐसा वाहिद फ्रूट हम कह सकते हैं जिसमें आप किसी भी पेशेंट को दे दें तो इसका कोई नुकसान नहीं है हमारे पास, बल्कि इवन दो इसमें सीड्स भी जो हमारे पास होते हैं वो भी बेनिफिशियल है, हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें भी हमारे पास वो खा सकते हैं। Exactly. हम तो निकाल देते हैं, आप उसको निकाल देते हैं, लेकिन उनको ड्राई करके यूज़ किया जाता है बहुत सी बीमारियों के लिए, क्योंकि स्पेशली PCOS में उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो हार्मोनल बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो तरबूज इज समथिंग जिसका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसको ऑब्वियसली लेने का एक तरीका है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके शुगर लेवल को थोड़ा रेस कर सकता है। तो जहां एक नॉर्मल पर्सन के लिए 3 सर्विंग्स एक दिन में नॉर्मल है, आप अगर डायबिटिक हैं तो आप 1 सर्विंग ले सकते हैं, बट स्टिल यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम। नहीं तो क्या उसका छिलका भी फायदेमंद है? छिलका इज समथिंग जो आपका डिफरेंट जो है ग्राइंड वगैरह करके उसको ड्राई करके स्किन प्रोडक्ट्स में यूज होता है, बट दैट इज अनदर डिस्कशन एंड अनदर टॉपिक। लेकिन जहाँ तक बात की जाए उसके फ्रूट की इंटेक की और उसके सीड्स की, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि सीड्स में हमारे पास प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो सबसे हेल्दी फैटी। मतलब अगर हम लोग इंटेक कर रहे हैं वाटरमेलन का तो उसके अगर सीड्स मुंह में आ रहे हैं तो वो खा जाए, हम टोटली फाइन, आप उसको क्रश करो और उसको खा लो। मतलब उसको खा जाए, उसको बाहर फेंकने की, थ्रू आउट करने की जरूरत, हम प्लेट भर के निकाल देते हैं। हम वो निकाल देते हैं स्पेशली कि अच्छा ये सीड्स को निकाल दें, तो उसमें प्रोटीन हमें मिल रहा है, फैट्स मिल रहे हैं और हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं जो कि हमें नॉर्मली बाकी उसमें नहीं मिलते ऑप्शंस में। इवन ऑयल्स वगैरह में वो हेल्दी फैट्स नहीं होते जो आपको सीड्स में मिल जाते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट सीड्स जो हैं वो वाटरमेलन सीड है कि वो आप खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जूसेस की बात होगी, होल आपने फ्रूट खाना है। अब बहुत से लोग शेक भी पीते हैं, इसका शेक पी रहे होते हैं, मैंने तो आज तक नहीं पिया लेकिन लोग पीते हैं। वाटरमेलन शेक पीना चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है? वाटरमेलन शेक, इवन दो कोई भी फ्रूट का शेक है, लेकिन हम वाटरमेलन शेक की ही बात करते हैं कि आप जब किसी भी फ्रूट को मिल्क के साथ कनेक्ट कर देते हो और उसको मिक्स कर देते हो और उसमें आप शुगर्स वगैरह ऐड करते हो, अगेन वो बहुत ज़्यादा आपको डिहाइड्रेटेड कर सकता है। क्योंकि उसमें मीठा आप ऐड करते हो। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप बगैर मीठे के आप उसका शेक बना के पी लें, तो जब आप उसमें शुगर ऐड कर दोगे, किसी भी चीज़ में आप शुगर या सॉल्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हो, तो वो आप अपनी चीज़ को खुद ही अनहेल्दी बना रहे हो। आपकी जो मिल्क है, जब वो किसी भी फ्रूट के साथ मिल जाता है तो वो आपको सेम बेनिफिट नहीं देता। मिल्क में जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी हमारे पास होता है, वो उस तरह से हम नहीं उससे फ़ायदा ले सकते जिस तरह हम होल मिल्क से ले सकते हैं।
तो इसलिए हमेशा ये प्रेफर करें कि फ्रूट्स को स्पेशली हम इवन मैंगो शेक्स का आगे सीजन आएगा और बहुत से फ्रूट्स को कंबाइन करके हम लोग पी रहे होते हैं, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप या तो होल फ्रूट लें, मिल्क का इनटेक अलग से करें, या फिर अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूस लें, ना कि फ्रूट शेक आप बनाने बैठें। लेकिन फ्रूट जूस भी बनिस्बत शेक के वो बेहतर है। फ्रूट जूस में ऐसा होता है कि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो आपको वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह कर सकता है, लेकिन अगर आपने बाजार के डब्बे वाले जूसेस का इस्तेमाल करना है तो उससे बेहतर है कि आप फ्रेश जूस ले लें, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप होल फ्रूट लें। अच्छा, दूसरा ही मुझे ये बताइए कि अब जैसे आजकल बहुत ज़्यादा खबर आ रही है कि जो वाटरमेलन्स आ रहे हैं उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उनको लाल दिखाने के लिए, तो उसकी पहचान क्या है? और अगर इस तरह का हम लोग खा लेते हैं वाटरमेलन घर पर लाके, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं हमें? अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि आर्टिफिशियल जो इंजेक्शंस वगैरह लग रहे हैं वो आर्टिफिशियल एक तो स्वीटनिंग के लिए लग रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं, दूसरा उसको रेड करने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अब उसका ये है कि आप उसको सबसे पहले तो हमने चेक कैसे करना है कि आइदर इंजेक्टेड है या नहीं है, तो उसमें ये कि हम कट करके तो चेक करके ही घर लाते हैं। तो अगर हमारा उस टाइम तो हम बड़े खुश हो रहे थे, वाह वाह वाह, इतने ढेर में से लाल निकल आया, क्या बात है, वी आर सक्सेसफुल, अच्छी निकल आई हमारी। बट होता बेसिकली ऐसे है कि जब आप उसको कट करवाते हैं तो अगर आपको लगे कि ये थ्रू आउट वाटरमेलन जो पूरा वो रेड नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो इंजेक्टेड है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ से थोड़ा ज्यादा रेड हो जाता है, बाकी वो थोड़ा लाइट ही रहता है। तो कलर डिफरेंशिएट आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि अच्छा ये इंजेक्टेड है, क्योंकि वो कहीं कहीं से रेड होगा और बाकी जो है वो आपको वाइट या लाइट कलर में ही मिलेगा। और अगर आप वो ले लेते हैं फिर भी खुश हो के, या उनको पता है कि हमने किस जगह पे इस पे इंजेक्ट किया है और हमने वहीं से कट करके देना है, घर आके अगर आप उसको कट करके देख रहे हैं पूरे को और स्टिल आपको कलर डिफरेंशिएट है उसमें, तो फिर आप कोशिश करें कि उसका इंटेक ना करें, क्योंकि उससे सबसे पहले तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपके जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये एक तो स्वीटनर आर्टिफिशियल शुगर्स अगेन आपको डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं, स्पेशली समर्स में आप ऑलरेडी वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो और तरबूज आप खा रहे हो कि चलो आपका थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने शुगर्स ही उसमें भी ऐड किए हुए खाने हैं तो वो उतना बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है। तो बेहतर है कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें, उसका इस्तेमाल ना करें, उसको वेस्ट करना इज़ बेटर। अदर देन दैट फूड पॉइजनिंग कर सकता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, अगेन आपकी ये रीजंस जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि उसमें एक तो इंजेक्शंस उन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है, वो आपके डायरिया और कॉन्स्टिपेशन तो लाजमी करेंगे। मोस्टली इसी वजह से हैज़ा भी ज़्यादा जो है इसी वजह से होता है, और उसके साथ जो है हम शुगर्स भी उसी में एडिड हैं। पहले ही मना किया जाता है कि आप अगर तरबूज खा रहे हो या कुछ भी ऐसा ले रहे हो तो उसमें आप शुगर्स ऐड ना करो, लेकिन जब आप शुगर्स को कंबाइन कर देते हो तो फिर हैज़ा ऑब्वियसली हैज़ा हो जाता है। और अगर इस तरह का आप तरबूज खा रहे होते हैं और इसका एक और पहचान ये है कि घर लेकर आते हैं तो अगर आपके हाथ पे उसका लाल लाल रंग लग रहा है तो समझें कि उसको रंग लगाया गया है, उसको इंजेक्शन लगाया गया है। या अगर हाथ पे नहीं लग रहा तो टिश्यू पेपर से थोड़ा सा उसको रब करें, वो टिश्यू के ऊपर भी रंग थोड़ा सा लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई ये खाने वाला नहीं है, इसको इंजेक्शन लगे हुए हैं और इसमें आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, यकीन जाने मेरी सराउंडिंग में, जिन्होंने ऐसे तरबूज खाए हैं और वो डायरिया उन्होंने कॉज किया है और वो हॉस्पिटल तक गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना तबीयत को ख़राब कर सकता है, कंडीशन को ख़राब कर सकता है। तो आपने ख्याल रखना है कि किस तरह परचेज कर रहे हैं इसको, क्योंकि जब सिवियर डायरिया अगर लाइट से स्टार्ट होगा, सिवियर होता जाएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है, तो इट कैन गेट यू टू द हॉस्पिटल। अच्छा, ये भी मुझे बता दें कि अगर डायरिया हो जाता है, अगर बड़ा अभी मिनिमल सा डायरिया है और उसको वहाँ पर हम पकड़ सकते हैं, तो फौरी तौर पर हमें घर में ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए, टोटके क्या करने चाहिए? उसमें सबसे पहले तो हमारे पास ORS आ जाता है कि हम ORS का इनटेक साथ ही स्टार्ट कर दें। आपको फर्स्ट लूज मोशन भी अगर आया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डायरिया होने वाला है, सिवियर डायरिया हो जाएगा, तो आप ORS का स्टार्ट जो है वो कर दें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास होते हैं, तो वो आपके जितना जितना आपका इम्बैलेंस होता जाएगा, लूज होगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारे आपके साथ साथ कवर अप होते जाएंगे, तो आप सिवियर डायरिया की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए एक तो अपना वाटर इनटेक हाई कर दें और दूसरा अपने इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए आप ORS का इंटेक करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे आपने यही सिर्फ ORS का इंटेक करना है, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें उनका थोड़ा सा इंटेक कम कर दें। एग्जैक्टली,
जितनी भी सख्त चीज़ें हैं, रोटी जिस तरह हम खा लेते हैं, इनका अवॉइड करें इनको, और जितनी भी हार्ड चीज़ें हमारे पास आती हैं वो ना खाएं। अच्छा, दूसरा कि जो लोग वेट लूज कर रहे होते हैं उनके लिए कितना अच्छा है वाटरमेलन खाना, इसमें अगर वो जर्नी कर रहे हैं, वेट लूज जर्नी? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटरमेलन जो है हमारे पास ऐसा फ्रूट है जो हमें मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत कम है। तो अगर आप एक दिन में 3 दफ़ा भी उसका इंटेक कर रहे हैं तो वो दैट विल गिव यू जस्ट 100 to 120 कैलोरीज। तो एक दिन में 3 दफ़ा आप इसका इंटेक करें और ये आपको फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट भी देता है। आपकी भूख जो है वो एकदम से इससे भर जाती है, आपका पेट भर जाता है और आपको काफ़ी देर तक कुछ खाना फील नहीं होता कि आपको कुछ खाने की ज़रूरत है या नहीं। तो वो आपके पेट को भरा हुआ रखेगा, आपको ज़्यादा देर भूख नहीं लगने देगा, और आप उसका 3 दफ़ा अगर दिन में या 2 से 3 दफ़ा इंटेक कर रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ी सी कैलोरीज में आपके पेट को भरे रखेगा और आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। तो दैट इज़ वाई हम रिकमेंड करते हैं कि वेट लॉस में आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आइडियल टाइम क्या है जब इसका इंटेक कर सकते हैं हम? वैसे तो हम किसी भी अगर फ्रूट की बात करें तो हम कहते हैं कि मॉर्निंग स्नैक में आप इसको इस्तेमाल करें। मॉर्निंग स्नैक इज़ समथिंग जो आप नाश्ते और लंच के दरमियान में ले रहे होते हैं, 11-12 बजे के अराउंड जो है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने फ्रूट्स जितने भी हैं उनका इंटेक करें। लेकिन जब वाटरमेलन की बात आती है तो इसके हमारे 2 बेस्ट टाइम्स हैं। आप एक तो मॉर्निंग स्नैक में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप लंच के 2-3 घंटे बाद और डिनर से 2-3 घंटे पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? लेकिन आप इसको मेन मील के टाइम पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत से लोग सुबह नाश्ते में भी सिर्फ यही खा रहे होते हैं ना कि हम नाश्ता ही सिर्फ हम लोग एक पूरा बाउल खा लेते हैं वाटरमेलन का और हमारा नाश्ता हो गया। तो वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए बिकॉज होता ये है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम है और नाश्ता कहा जाता है कि एक अच्छा हेल्दी हैवी नाश्ता आप जिसमें आपके प्रोटीन्स भी हों, आपके फैट्स भी हों, आपके कार्ब्स भी हों, ताकि आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती रहे। क्योंकि एक दफ़ा हम नाश्ता करके घर से निकलते हैं तो हमें नहीं पता कि हमने एग्जैक्ट किस टाइम पे लंच करना है, क्योंकि हम काम में इतना बिजी होते हैं। तो अगर हमने एक अच्छा नाश्ता हैवी किया होगा तो हमें पता होगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी है। हम अगर थोड़ा लेट भी खा लेंगे तो हमारी एनर्जी डाउन नहीं होगी, हमारे शुगर लेवल्स जो हैं वो डाउन नहीं होंगे। तो इसलिए नाश्ता हमेशा आप हेल्दी प्रॉपर करें जिसमें आपके पास प्रोटीन्स, फैट्स, सब चीज़ें हों। लेकिन जो कोई भी फ्रूट है या कोई भी वाटरमेलन की भी अगर आप बात करें तो उसको हमेशा आप नाश्ते के 2-3 घंटे बाद लें। खाली पेट बिल्कुल ना खाएं। अच्छा। खाली पेट आप सिंपल वाटर से, प्लेन वाटर से स्टार्ट करें। अच्छा। ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी डिटॉक्सीफाई हो जाए। आप अपना उसके बाद हैवी मील जो है वो ले सकते हैं उसके 2-3 घंटे बाद। दूसरा कि हम लोग जब वाटरमेलन लेकर आते हैं तो वो 2-2, 3-3 दिन हमारे फ्रिज में पड़ा रहता है और हम उसको खा रहे होते हैं काट काट के। क्या ये हैबिट हमारी सही है? हमें इस तरह करना चाहिए? अच्छा, इसमें होता ही है कि अगर आपने एक वाटरमेलन को कट कर लिया तो दैट इज़ बेटर कि आप उसको उसी दिन में ख़त्म कर दें। सही। अगर आपने कट नहीं किया हुआ, वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि हम उसको बाहर से ही कट करवा के, चेक करवा के लेके आते हैं, तो उससे ये होता है कि वो हमारा ऑलरेडी कट हो गया। तो आप उसको कोशिश करें कि उसी दिन उसका इंटेक कर लें। जब तक वो कट नहीं हुआ दैट इज़ फाइन, आप उसको एज इट इज़ रख सकते हो, 2-3 दिन भी रख सकते हो। लेकिन वंस यू कट इट तो उसके बाद आप उसका कोशिश करें कि उसी दिन में उसको ख़त्म कर दें। उसी दिन उसका जो है ना वो इंटेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट जो है वो ड्राई होता जाता है। जितना आप उसको ओपन रखेंगे उसका वाटर कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा और वो ड्राई होता जाएगा। और उसमें इन्फेक्शन बढ़ने के भी जो चांसेस हैं, जो कि फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ होता है और कंटेमिनेटेड होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब आज अगर आप लेकर आएंगे तो आज ही उसको ख़त्म करके कल दोबारा नया लेकर आएँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। अक्सर शौकत हमारे साथ मौजूद थी। अक्सर थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आएँ और तरबूज के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसकी अफादियत, अहमियत पर बात की है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान के वैसे तो ना 4 मौसम है, लेकिन सर्दी है तो चाहे 2 महीने की क्यों ना हो, शदीद सर्दी होती है। और अगर गर्मी की बात की जाए तो इसका क्या ही आपको बताना। आप और मैं कमरे से बाहर निकलेंगे ना तो फिर समझें कि हमारा निकलना मुहाल हो जाएगा। और आजकल मौसम के तेवर देखकर कहा जाए कि सिर्फ पाकिस्तान में गर्मी का ही मौसम होता है तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शदीद गर्म मौसम में ख़वातीन ने
मुझ जैसी ख़वातीन ने सजना संवरना तो है ही है, मतलब ये हमारा कह लें कि एसेंशियल चीज़ होती है कि हमने तैयार होना है। और हमारी फैमिलीज़ की वो क्लास जिसने या तो दफ्तर जाना है या स्कूल कॉलेजेस पढ़ने या पढ़ाने जाना है, तो आज का जो ये सेगमेंट है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे मैं ये कहूँगी कि ये सेगमेंट उन मर्दों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नित नई क्रीम्स रात को छुप कर चेहरे पर लगाते हैं और आए रोज़ चेहरे पर कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी करवा रहे होते हैं, और ऐसे लड़के भी इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बहुत टैलेंटेड और मेकअप इंडस्ट्री में तेज़ी से नाम बनाने वाली ज़हरा कज़लबाश से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो यूं चुटकी बजाते ही ना लड़कियों को तो मेकअप के ज़रिए इतना खूबसूरत बना देती है, उनका स्टाइल ही चेंज कर देती है, और उनके पास लड़कों के लिए भी कोई ना कोई टिप्स तो ज़रूर होंगी कि वो क्या करें और वो किस तरह अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं या खूबसूरत बना सकते हैं। तो हमने आज ज़हरा को इनवाइट किया है स्टूडियो में। तो ज़हरा कज़लबाश को हम वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। ज़हरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मुनीबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रा इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर और ऊपर से हीट वेव का भी खर्चा आ रहा है ये 3-4 महीने, और इसमें बहुत से लोगों ने शादियां भी करनी हैं, तो ब्राइड्स का क्या होगा, किस तरह मेकअप करेंगी आप, और क्या क्या चीज़ें जो है वो इन हो गई हैं मेकअप में और क्या क्या आउट हो गई भी है? अच्छा, ऐसा है कि गर्मी के मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्राइड को या जो भी मेकअप करवा रहा है उसको हम बहुत मिनिमल मेकअप लगाएं। अच्छा। क्योंकि गर्मी में जितनी ज़्यादा लेयरिंग लगाएंगे उतना ज़्यादा क्रैक होगा। ओके। और ऑब्वियसली अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और उसकी बहुत अच्छी फिनिश भी होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बाकी आजकल बहुत नेचुरल लुक मांग रही हैं ब्राइड्स जो है ना आजकल। जैसे पहले कुछ अर्सा पहले थोड़ा सा ड्रामेटिक या शार्प लुक्स चलती थी, लेकिन अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अच्छा। अब ज़रा सॉफ्ट और सटल सी जो है ना वो लुक उनको चाहिए होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है उनके आउटफिट पे, ज्वेलरी पे, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जो लुक निकलती है फाइनल, वो ओवरऑल एक आउटफिट के अकॉर्डिंग निकलती है। जस्ट मेकअप मैटर नहीं करता। मेकअप तो हम ऑब्वियसली जब वो आर्टिस्ट के पास आती हैं तो हम मेकअप तो अच्छा ही करके देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक फाइनल सटल सी लुक निकलती है ना वो आउटफिट और ज्वेलरी एक्सेसरीज के अकॉर्डिंग निकलती है। और जब वो चीज़ें अच्छी हों तो फिर मेकअप और अच्छा लगता है, अच्छा और भी नजर अच्छा आता है। हाँ, लेकिन किस तरह मतलब अब बहुत सी लड़कियां हैं ना, जैसे वो रेफरेंस लेकर भी आती हैं, पिक्चर्स लेके आती हैं, हमें इस तरह का ही मेकअप चाहिए, तो आप उनको किस तरह कन्विंस करती हैं, या अभी भी मुश्किल है लोगों को ये बताना कि आप अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ जाएं, आपके फीचर्स इस तरह के हैं, आप किसी का रेफरेंस यूज़ करके उसके मुंह पे तो अच्छा लग रहा है, शायद आपके मुंह पे अच्छा ना लगे, वो आपके फीचर्स वैसे नहीं है, तो अभी भी कन्विंस करना पड़ता है, ये लोग मान जाते हैं? नहीं, बिल्कुल करना पड़ता है। हमें जो प्री ब्राइडल काउंसलिंग, प्री ब्राइडल काउंसलिंग करनी पड़ती है। कंसल्टेशन का पर्पस हमारा यही होता है कि हम उनसे ये मतलब डिस्कस करते हैं कि आप अगर इस तरह की लुक चाह रहे हो, वो पिक्चर दिखाते हैं कि हमें ऐसी लुक चाहिए, लेकिन उनके फीचर्स में और वो जो पिक्चर लाते हैं, आपको पता है 80% तो फिल्टर्ड पिक्चर्स होती है। वो उनको इतना स्मूथ लग रहा होता है, वो कहती हैं हमें सेम ऐसी फिनिश चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज उनकी स्किन का टेक्सचर, उनकी स्किन और तरह की है और जो पिक्चर आई है वो और तरह की है। हम कोशिश करते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर पूरा करें, लेकिन हमारी कंसल्टेशन में हमारा पर्पस ये होता है कि हम उनको बताएं कि जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करेगी ना, आर्टिस्ट के पास आने का मकसद यही होता है। हमारा तो रोज़ का काम है, हमें पता है कौन से फेस पे कैसा मेकअप चलेगा। तो कुछ ब्राइड्स हैं जो कहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ग्लिटरी ग्लैम लुक चाहिए, और कुछ हैं जो कहती हैं हमें बड़ी मैट और बड़ी सॉफ्ट लुक चाहिए। तो फिर हम उनको कंसल्टेशन में यही कहते हैं कि ये आपको ज़्यादा सूट करेगा। एट द एंड ये होता है कि फिर हमें थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है उनकी माननी पड़ती है, थोड़ी सी माननी पड़ती है। लेकिन आजकल कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या मेकअप की चीज़ें जो बिल्कुल ही आउट हो चुकी हैं न्यू ट्रेंड में, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन हो गई हैं जिसके बगैर आजकल का मेकअप पूरा ही नहीं होता है? अच्छा, ऐसा है कि आजकल जिस तरह पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की लेयरिंग होती थी, या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मिनरल फाउंडेशन चलती थी, अभी बहुत मिनिमम
क्वांटिटी में फाउंडेशंस का ट्रेंड है। अच्छा। लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा चल रही है, वो हम कम क्वांटिटी में लगा के उसकी ब्लेंडिंग प्रॉपरली करें और उसके ऊपर जो बाकी चीज़ें जैसे टेंट्स हैं, पहले इतने टेंट्स नहीं चलते थे, हाँ। अभी टेंट्स हैं और उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो बड़े अच्छे हैं कि जो लगने के बाद ना बड़े सॉफ्ट और सटल सी लुक देते हैं। पहले तो वो बहुत शार्प कंटूर और बहुत ज़्यादा वो ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा एप्पल ऑफ चीक्स को इतना हाईलाइट कर देते थे। तो अब थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो गया है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस है, जो ब्राइड्स आती हैं उनको आजकल पता होता है कि हमें ऐसा करें ऐसा करें। तो ट्रेंडिंग में सॉफ्ट और सटल लुक है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी फैमिली ऐसी है जिनको बहुत शार्प लुक पसंद है। कुछ ब्राइड्स अभी भी ऐसे लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो कहते हैं हमें जैसे बहुत डार्क लिप्स कर दें और हमें बहुत ड्रामेटिक आईज कर दें, बहुत खिंचा हुआ लाइनर और बहुत ज़्यादा डार्क वाले कलर्स। तो वो थोड़ा सा फिर हम उनको करते हैं गाइड, कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप ऐसा ना करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं वो एंड पे जाते जाते टचअप्स में कहते हैं प्लीज आप इसको थोड़ा सा कर दें, प्लीज इसको थोड़ा सा लाइनर को खींच दें बाहर। अच्छा, आजकल मैंने ये भी देखा है जो ब्राइड्स हैं, जो बारात की ब्राइड्स हैं, पहले बहुत होता था कि जी ब्राइड ने अगर रेड जोड़ा पहना है तो साथ रेड लिपस्टिक की जाएगी। आजकल रेड लिपस्टिक नहीं है, आजकल न्यूड्स चल रही हैं आजकल ज्यादा। और वो क्या सब लगा सकते हैं, सबकी कॉम्प्लेक्शन के साथ जा सकता है? हाँ जी, या वो डिपेंड करता है? नहीं, न्यूड डिपेंड करता है कि लाइक अगर उसको, वैसे तो नॉर्मली ब्राइड्स को ये होता है कि हमारा एक बिग डे है तो हम लाइफ में एक दफा रेड ही लगाएं। और वैसे पर्सनली मैं भी अपनी ब्राइड्स को प्रेफर करती हूँ, लेकिन हमें थोड़े से फीचर्स देखने पड़ते हैं। हाँ, अब अगर कुछ लोगों को, अब जैसे मैं रेड नहीं लगा सकती, मुझे बिल्कुल नहीं सूट करती रेड। ऐसा ही है, वो आपको लगता होगा, लेकिन समटाइम्स हमें देखना पड़ता है थोड़ा लिप शेप के अकॉर्डिंग भी। अगर किसी के बड़े ब्रॉड लिप्स है ना तो उनको हम प्रेफर करते हैं कि न्यूड्स में रखें। अच्छा, न्यूड्स में रखें। हाँ, बहुत ज्यादा, वरना फिर वो पॉप अप होती है जो रेड कलर है ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है अगर हमने मेकअप बहुत सॉफ्ट और सटल रखा हुआ है ना तो हम लिप्स को थोड़ा सा ब्राइटन कर सकते हैं। ठीक और है। अगर हमारा ओवरऑल मेकअप थोड़ा सा डार्क है तो हम फिर लिप्स को कोशिश करते हैं न्यूड करें। पर फिर भी वो डिपेंड करता है ब्राइड की अपनी चॉइस पे। समटाइम्स तो ब्राइड जो है ना वो बहुत चिल होती है, वो कहती है आप पे छोड़ दिया है। अच्छा। जैसे आप करते हैं तो फिर हम अपने एंड से जो मेरी एक पर्सनली सिग्नेचर लुक है मैं वो करती हूँ। अच्छा। लेकिन समटाइम्स हमें कस्टमाइज लुक करनी पड़ती है, क्योंकि ब्राइड कहती है नहीं मुझे इस तरह की लुक चाहिए, तो ऑब्वियसली जो बंदा पे करके काम करवा रहा है तो हमें थोड़ी उसकी माननी पड़ती है। कोशिश करते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें वो अच्छी दिखे, वो कंफर्टेबल भी रहे। कुछ लोग रेड लिपस्टिक को कैरी नहीं कर पाते बिकॉज वो नोज रिंग या वो नथ लगाते हैं ना, तो वो समटाइम्स थोड़ी फैल जाती है, लग जाती है। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में जो है ना वो पिंक न्यूड्स या स्किन या बेज सा, ये इस कलर का या ब्राउन में न्यूड जो है ना वो चल रहा है। अच्छा, ऐसी भी ब्राइड्स आती हैं जो अगर आप उनके ऊपर काम करना शुरू हो गए हैं, मेकअप करना शुरू हो गए हैं, तो बार बार आपको टोक रही हैं, ये करें, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करने, या उनको पहले ही गाइड कर दिया जाता है कि आपने इस तरह नहीं करना, पहले हमें सारा काम करने देना है? नहीं, हमारे पास हर तरह की ब्राइड्स आती हैं और बड़ा कुछ ब्राइड्स तो इतनी फंसी होती हैं ना, वो तो मिरर पकड़ के हाथ में और थ्रू आउट द मेकअप वो मिरर में देख रही होती हैं, प्लीज़ ये बहुत डार्क है, प्लीज़ हमारा फाउंडेशन कम करें, प्लीज़ ये करें, आप ये ना करें, ये ना करें। फिर कुछ हमें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर कुछ को बहुत प्यार से थोड़ा टैकल करके उनको बताना पड़ता है कि आप फाइनल लुक देखें पहले, उसके बाद हम टचअप कर देंगे। अगर आपको कोई चीज़ डार्क लग रही होगी हम उसको लाइट कर देंगे, अगर आपको कुछ लाइट लग रहा होगा तो हम उसको इनहेंस कर देंगे। बहुत सी ऐसी ब्राइड्स आती हैं बहुत फंसी, फिर एट द एंड ये होता है जब उनको हम उनके अकॉर्डिंग लुक कर देते हैं तो फिर वो बहुत खुश हो जाती है। और कुछ इतनी इनोसेंट और इतनी चिल ब्राइड्स होती हैं ना, बस वो आईज बंद करके लिटरली सो जाती हैं बस। उनके मेकअप जो है ना, मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो मेकअप कर रहा होता है और वो सो जाती हैं कि बस आप अपनी मर्जी से कर दें। क्योंकि ऑब्वियसली जो एक इतने अरसे से मैं काम कर रही हूँ, जिनको लोगों को ट्रस्ट है वो आते हैं, तो फिर उनको पता है कि इन्होंने एक अच्छी लुक देनी है। अच्छा, दूसरा मुझे ज़ारा ये बताएं कि बहुत से लोग हैं आजकल कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो फाउंडेशन है ना वो ग्रे हो जाती है, ख़ासतौर पर गर्मियों में ग्रे हो जाती है। इसका क्या वजह है कि ग्रे हो जाएगी आपकी फाउंडेशन?
अच्छा, आप दुनिया का कोई भी फाउंडेशन ले लें, हाँ। फाउंडेशन ग्रे तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको सही सिलेक्शन उसकी सही करें, तो कभी भी ग्रे नहीं होगा। अच्छा। लाइक हमारे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती हैं। हाँ, ऑक्सीडाइज होती हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन है उसकी सिलेक्शन नहीं करते। अच्छा। अगर हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारे नॉर्मली लोगों को यहाँ शौक है बहुत ज़्यादा फेयर दिखने का, बहुत वाइट और दिखने का, तो वाइट के ऊपर अगर आप वाइट लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद जब वो ऑक्सीडाइज होगी तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्रे की तरफ जाएगी। अच्छा। तो हमें जो हमारा एक फॉर्मूला है, ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे होते हैं उनको आइडिया होता है कि हमने इनको बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं करना, उसमें थोड़ा सा डार्क पिगमेंट ऐड करना है। अच्छा। ताकि वो अगर ऑक्सीडाइज भी हो जाए ना तो वो सटल सा लगे। तो मेन चीज़ ये है ग्रे होने का कि उसमें हमारी सिलेक्शन सही नहीं होती। तो किस तरह और स्किन प्रेप की भी बहुत ज़रूरत होती है। लाइक अगर किसी की स्किन अच्छी नहीं है, प्रॉपरली प्रेप नहीं की हुई, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया हुआ, प्राइमर नहीं लगाया हुआ, कोई सन स्क्रीन नहीं लगाया हुआ, लाइक अगर गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो जब मेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। उस तरह, और क्रैक्स आ जाते हैं, ग्रे हो जाता है, बिकॉज हमें उनकी नीचे कंसीलिंग या करेक्शन सही तरह स्किन को प्रेप करके नहीं की होती। अच्छा। इसलिए भी चांसेस होते हैं कि वो आपकी ग्रे ऑक्सीडाइज हो जाए या ग्रे हो जाए आपकी। तो क्या बताएंगी हमारे देखने वालों को कि किस तरह सिलेक्ट करनी चाहिए आपको अपनी फाउंडेशन? अच्छा, क्या टिप्स हो सकती हैं इसकी? मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगी कि अपना जो भी आपकी नेचुरल टोन है ना, आप कोशिश करें कि नेचुरल टोन में ही लें। अच्छा, अब जैसे ऑनलाइन है ना, अब हर कोई कहता है कि हम ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, वहाँ जाके आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कलर की है, तो वो हमें करना चाहिए, जाके परचेज करनी चाहिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई टिप्स? वैसे बेहतर यही है कि अगर आप टेस्टर के थ्रू चेक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे बेसिकली अगर लोग हाथ पे लगा के चेक करते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करती। आप अपने यहाँ जॉ लाइन के पास लगाएं। अच्छा, और थोड़ी देर उसको छोड़ दें 10 मिनट, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो आपकी स्किन से मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऑनलाइन किसी ने मंगानी है तो फिर आई विल रिकमेंड कि 2 फाउंडेशन ऑर्डर करें। लाइक एक आपकी स्किन टोन के इक्वल हो जाए और एक थोड़ी सी डार्क या लाइट। अच्छा। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें ना थोड़ी वीटिश या टैन लुक पसंद है। हाँ, ट्रू। तो फिर वो थोड़ा सा डार्क पिगमेंट वाली ले लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें बहुत फेयर चाहिए। बेशक उनका कलर बड़ा नेचुरल सा कलर होता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें बहुत फेयर वाला टोन चाहिए, तो फिर वो थोड़ा सा फेयर ऐड कर लें। लेकिन फिर वही बात है कि फेयर में चांसेस होते हैं ऑक्सीडाइज के बाद ग्रे होने के। अगर हम थोड़ा वार्म, क्योंकि हमारे जो एशियंस जो स्किन का टेक्सचर है, जो स्किन की अंडरटोन्स हैं, वो थोड़ी सी वीटिश हैं, वार्म टोन्स हैं। जो गोरे लोग हैं उनकी कूल टोन्स हैं। अगर वो गोरा रंग लगा भी लेते हैं ना तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद ग्रे नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि उनकी कूल टोन है, अंडरटोन कूल है। ठीक है। हमारी अंडरटोन जो है ना वो वार्म है। तो हमें वार्म के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गोल्ड और येलोइश टोन में रहना पड़ता है। अगर हम थोड़ा येलो या गोल्ड टोन में रहेंगे तो हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी लगेगा, ग्रे भी नहीं होगा, हाँ, और बड़ा इवन सा लगेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ज़रा मुझे ये बताएं कि जैसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ खा रहे होते हैं और फिर डबल चिन हो जाती है, तो डबल चिन को छुपाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, मेकअप में तो डबल चिन हम ऑब्वियसली कंटूरिंग से ही छुपा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं छुपा सकते, लेकिन फिर भी उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। जहाँ पे लाइक ज़्यादा है, मेरी भी है, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डार्क ह्यू के साथ हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। जहाँ थोड़ा कम है फैट, वहाँ पे थोड़ा लाइट कलर से कर लेंगे, थोड़ा ब्लेंडेड सा करके। तो फिर हमारी कुछ स्ट्रोक्स ऐसी होती हैं, डायरेक्शन ऐसी होती है ब्रशेस की, वाह वाह वाह, कि उससे फिर ऑब्वियसली वो थोड़ी एक स्लीक सी लुक आ जाती है। वो तो फिर एक प्रोफेशनली जो बंदा है वो ही कर सकता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे होते हैं जी, ब्रॉन्जर भी यूज़ हो रहा है, कॉन्टोर भी यूज़ हो रहा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है और किसको क्या यूज़ करना चाहिए?
अच्छा, ब्रॉन्जर जो है ना वो थोड़ा लाइट टोन में होता है। ब्रॉन्जर्स जो है ना वो उसमें थोड़ा सा स्पार्क होता है, वो थोड़ा सा लाइटर टोन में होता है। तो जो कंटूर है ना वो बेसिकली थोड़ा सा डार्क टोन के लिए होता है, और जो ज़्यादा जिनके हैवी थोड़े से फेस फीचर्स हैवी होते हैं ना, वो उनको चाहिए कि वो कंटूर की तरफ जाएं। अच्छा, वो कॉन्टूर करें, वो कॉन्टूर करें। हाँ जी। और जो थोड़ा सा ऑलरेडी लिफ्टेड है उनका फेस, या बहुत स्लीक से उनके वो हैं फीचर्स ना, स्लिम स्मार्ट से, तो वो ब्रॉन्जर कर सकते हैं। तो वो ब्रॉन्जर की तरफ जाएं। ठीक है। हाँ। और लिक्विड की तरफ जाएं या पाउडर फॉर्म की तरफ जाएं, बिकॉज दोनों ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बल्कि लिक्विड आजकल ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है या बहुत ड्राई स्किन है, आई विल रिकमेंड कि वो क्रीमी और लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अच्छा। और जिनकी ऑयली है वो वाटर बेस्ड टाइप की प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ऑयल फ्री या पाउडर वाली यूज़ करें। अच्छा। क्योंकि अगर वो लिक्विड ऑयली स्किन के ऊपर लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन में जो एक नेचुरल सीबम प्रोड्यूस होता है, तो वो बहुत ऑयली और शाइन लगता है फेस पे। अगर उसके ऊपर हम लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद और ज़्यादा शाइनी लगेगा। ऑयली स्किन के ऊपर हमेशा सिलिकॉन प्रोडक्ट्स लाइक प्राइमर सिलिकॉन होना चाहिए। अच्छा। थोड़ी वाटरी बेस होनी चाहिए, ऑयली पे थोड़ी थिक बेस होनी चाहिए, ड्राई स्किन पे थोड़ी वाटरी बेस होनी चाहिए। हाँ। और ऑयली स्किन पे पाउडर वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और जो ड्राई स्किन है उस पे थोड़े से क्रीमी या लिक्विड होने चाहिए। सही है, वो आपका स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। बस ये है कि लोग आजकल फॉलो करते हैं जो कोई दूसरा यूज कर रहा है ना, हम भी वो यूज करें, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। कि आपकी स्किन की कंडीशन या आपकी स्किन का टेक्सचर आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपकी स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की सिलेक्शन होनी चाहिए। तो आप बेशक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट ना भी लें, एक नॉर्मल मार्केट से जो प्रोडक्ट मिलती हैं वो आप ले लें, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा चलेगी। अच्छा, दूसरा पाउडर्स के बारे में हमें बताइए। लूज पाउडर भी यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो दूसरे पाउडर्स होते हैं वो भी कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़, और फेस पाउडर्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें से कौन से बेहतर है, कौन कौन किस तरह का पाउडर यूज़ कर सकता है? अच्छा, फेस पाउडर और लूज पाउडर दोनों का पर्पस एक ही है। अच्छा। जस्ट उनकी फॉर्म चेंज है। लाइक वो एक पाउडर फॉर्म में है, वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। ओके। तो वो डिपेंड करता है स्किन पे। हमने देखना होता है स्किन कैसी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर स्किन है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पाउडर वाला ना लगाएं। अच्छा। जिनके ऑलरेडी क्रैक्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा लूज पाउडर ना लगाएं। अच्छा, लूज पाउडर ना लगाएं, उनको ना लगाएं। हाँ, उनको हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं। ओके। और समटाइम्स जैसे मैं पर्सनली दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। मुझे समटाइम्स अंडर आई लूज पाउडर लगाती हूँ, फिर लाफ लाइंस पे या ओवरऑल पूरे फेस पे मैं कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ। अच्छा। हर एक की ना एक अपना तरीकाकार है। हाँ। कि वो किस तरह उसको कैरी करता है, मेकअप को किस तरह वो करता है। तो मैं दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ, दोनों का पर्पस एक ही है। अच्छा। बस आपको हैंडलिंग सही आनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लेंगे तो भी वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो केकी हो जाता है, केकी हो जाएगा। हाँ जी। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं तब भी वो केकी हो सकता है। क्योंकि वो एक फाउंडेशन का जो फॉर्मूला होता है स्किन पे, लाइक हाँ, एक और चीज़ मैं इधर बताऊंगी। अगर हमारा फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट हो जाता है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऊपर जो हम फिक्सर पाउडर लगाते हैं उसको थोड़ा सा एक टोन हम डार्क कर लें। अच्छा। ताकि अगर फाउंडेशन लाइट है तो पाउडर डार्क होगा, तो वो जब दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो वो बड़ा नेचुरल फिनिश देंगे। ओके। और अगर समटाइम्स किसी का फाउंडेशन डार्क आ गया लाइक अगर हमने ऑनलाइन भी ऑर्डर किया है तो वो डार्क आ गया, तो नो प्रॉब्लम, आप उसके ऊपर जो पाउडर है वो थोड़ा लाइटर टोन वाला लगा लें। अच्छा, ठीक ये है। एक टेक्निक है। तो उसमें ये होगा कि जब वो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो दोनों बड़े बैलेंस हो जाएंगे। अगर हम दोनों चीज़ें ही वाइट लगाएंगे या दोनों चीज़ें ही डार्क लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा आनेवन लगेगा। तो ये दोनों मिक्स मैच करके आप अपनी चीज़ें जो है ना उसको कर सकते हैं, ना कि आपकी वो चीज़ें वेस्ट हो जाएं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्किन प्रेप करने के लिए करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो मस्ट है, जो आप लोग भी ब्राइड्स को जो है ना वो रिकमेंड करते हैं कि आपने अपने बिग डे से पहले ये चीज़ें लाजमी करनी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ब्राइड्स को रिकमेंड ये करती हूँ जब वो बुकिंग के लिए आते हैं या उनकी कंसल्टेशन होती है कि आप सबसे पहले तो अपने वाटर इनटेक अच्छा करें। सेकेंडली आप स्किन की CTM करें, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अच्छा। स्किन को अच्छा करने के लिए
ना कि सिर्फ ब्राइड्स, नॉर्मली भी हम लोगों को CTM बहुत ज़रूरी है करना। क्लेंजिंग कर लें किसी भी अच्छे क्लेंजर से। आप टोनर लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं। रोज़ नहीं कर सकते, 3 दिन बाद कर लें, 4 दिन बाद कर लें, वीक में 2 दफ़ा कर लें। ब्राइड्स को मैं ये रिकमेंड करती हूँ अपनी स्किन को जितना हाइड्रेट रख सकती हैं उतना अच्छा मेकअप दिखेगा। अच्छा। समटाइम्स बहुत ख़राब स्किन होती है ब्राइड्स की ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक, एक्ने और सारी, हाँ, बड़े ब्लैमिशेस और बहुत पिगमेंटेशन, तो फिर उनको हम 2-3 स्किन में अच्छे फेशियल्स रिकमेंड करते हैं। अच्छा। और उनको मना करती हूँ कि स्पेशली कोई फार्मूला क्रीम्स ना लगाएं क्योंकि ऐसी स्किन पे मेकअप नहीं टिकता। अच्छा। बहुत कभी कभी जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टैकल करना कि जो लोग फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं ना उनकी स्किन बर्न हो चुकी होती है और उनमें उस स्किन में लाइफ नहीं होती और उसके ऊपर प्रोडक्ट टिकता ही नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बड़ा ट्रेंड है फार्मूला क्रीम्स का, उनको है कि बस हम बहुत गोरे हो जाएं। हाँ। तो वो मैं स्पेशली उनको मना करती हूँ कि किसी भी किस्म की क्रीम नहीं लगानी। अच्छा। क्योंकि उसके ऊपर मेकअप नहीं टिक सकता फिर। सही, ठीक है। सही तरह मेकअप जिस तरह लॉन्ग लास्टिंग एक ब्राइड को 10 से 12 घंटे जो मेकअप चलाना होता है ना, क्योंकि उस हमारी स्किन में लाइफ नहीं होती तो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं जाता स्किन में। तो इसलिए ये भी मैं उनको बोलती हूँ कि आपने कोई क्रीम नहीं लगानी, वाटर इनटेक अच्छा करना है, CTM करना है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये बेसिक चीज़ें अगर वो कर लेना तो उनका मेकअप कहीं नहीं जाएगा, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बड़ी अच्छी फिनिश आएगी और आपकी स्किन भी बड़ी हाइड्रेटेड सी लगेगी। अच्छा चलिए, क्लेंजिंग का तो आपने बता दिया, जो टोनर है वो किस तरह का यूज़ करना चाहिए? बहुत से लोग टोनर के तौर पर गुलाब का अर्क जो है ना, रोज वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूज़ कर बेहतरीन है, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। वो एक नेचुरल है, वो तो बहुत अच्छा है। उसको आप जैसे समर्स हैं तो आप फ्रिज में रखें और बार बार उसको स्प्लैश करते रहें फेस पे, बेहतरीन है। नहीं तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप टोनर थोड़ा सा अर्के गुलाब में मिक्स कर लें। अच्छा। तो वो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन जाता है। उससे आपकी स्किन पे जो एक्सेसिव ऑयल है या कोई जैसे कोई निशान आ जाते हैं वो सब चीज़ों को बड़ा इवन कर देता है, इवन टोन कर देता है। लेकिन उसको रेगुलर यूज करें, सिर्फ 2-3 बार लगाने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। दिन में 4 से 5 दफा आप उसको लगाएं, लगाते रहें। गर्मी में तो बहुत अच्छा है और बड़ा रिफ्रेशिंग करता है। हाँ। अगर ठंडा करके लगाएं सही, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है। स्किन एक तो इवन टोन हो जाती है और आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह सब कंट्रोल प्रोड्यूस नहीं होता है। अच्छा, ये तो हमने इतनी ज़्यादा बात कर ली लड़कियों के हवाले से, कुछ लड़कों के लिए भी टिप्स दे दे, वो भी देख रहे होंगे, कह रहे होंगे हमारे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लड़कों के हवाले से तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि लड़कों के लिए ना सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मर्द हजरात का ऑब्वियसली सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बाहर जाना, उनको UV रेज डायरेक्ट उनके ऊपर आ रही होती है, तो उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। बेशक मोटर बाइक पे वो जा रहे हैं या गाड़ी में भी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो वो भी CTM कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। और नहीं तो उनको नॉर्मली मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए ताकि वो स्किन उनकी थोड़ी सी हाइड्रेट रहे, और वो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा। क्योंकि बाहर की UV रेज की वजह से ही उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है और रिंकल्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मर्दों में इतना ट्रेंड नहीं है, कुछ लोग अब हैं फिर भी जो जिनको शौक है। हाँ, लेकिन उनको चाहिए कि वो सन ब्लॉक जरूर लगाएं। सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करना है, ये टिप है जितने भी लड़के या मर्द हजरात हमें देख रहे हैं उनके लिए। बाकी ख़वातीन के लिए और ख़ासतौर पर जो ब्राइड्स हैं उनके लिए भी हमने बहुत सारी टिप्स आपको दी हैं कि किस तरह आपने खूबसूरत नज़र आना है। ज़हरा कज़लबाश हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। ज़हरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रही हैं। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से। पहले भी जो 2 ख़वातीन हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई, अभी भी हमने ख़वातीन के ऊपर ही बात करनी है और
खातून से ही आपकी मुलाकात भी करानी है। आज ख़ास तौर पर हमने बात करनी है कि जनाब ख़वातीन जो हैं जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है तो उन्हें अपनी एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। अगर वो डाइट कर रही हैं तो उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या सिर्फ क्रैश डाइट करके ही उनका जो वो चाह रही हैं अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाह रही हैं वो कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता, या उन्हें अपनी एक्सरसाइज में भी चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए। दूसरा ये कि अब के दौर में कितना ज़रूरी है कि ख़ातून के लिए अगर उसने फ़िट रहना है मेंटली, फिज़िकली या फिर स्पिरिचुअली, तो उसने एक्सरसाइज करनी है, लाजमी करनी है, कितनी करनी है। इस पर बात करने के लिए बहुत ही ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। सुलाफ़े नकवी मौजूद हैं जिनका मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन देना बनता नहीं है क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आप उन्हें देख रहे होते हैं हमारे शो में, तो आज हमने उनको स्टूडियो में ही बुला लिया। तो सुलाफ़े आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सुलाफ़े ख़ास तौर पर हम आज ख़वातीन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनकी एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना मेंटली, फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली, बिल्कुल कितना ज़रूरी है? मुनीबा, आपने सबसे यही प्यारा पॉइंट उठाया है, व्हेन यू सेड मेंटली एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, यही आपकी मेन चीज़ है, यही आपकी मेन बॉडीज़ हैं जिसको हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। खातून, अच्छा मेल पर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो अलग बात है, उस पर भी हम कभी बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आज ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं तो उस पर भी एक जिम्मेदारी होती है कि उसने एक मुआशरा सुधारना होता है, इस तरह के एक ब्रॉटअप करके एक इंसान का, राइट, उस पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर उसकी डाइट शुरू में ही ठीक नहीं रही, बेबी के होते हुए ठीक नहीं रही, उसके बाद ठीक नहीं रही, और फिर उसके बाद जब सोसाइटी करे तो मोटी हो गई, तो मोटी हो गई, तो मोटी हो गई, वो बेचारी मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, और अब आप कह रहे हैं कि वो वेट क्यों नहीं रिड्यूस करी। हाँ। सबसे पहले तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो बेली फैट आता है ना, वो कॉर्टिसोल का फैट होता है, स्पेशली यानी कि आपके स्ट्रेस के हार्मोन का, स्पेशली आपका लोअर टमी पे फैट जो ख़वातीन को सबसे ज़्यादा होता है, वो आपको जब आप जितना स्ट्रेस लेंगे आप देख लीजिएगा कि आपका नीचे वाला, जिसे हम लोअर टमी कहते हैं ना, पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा। इवन मेरे साथ यही होता है, जब स्ट्रेसफुल जॉब है, स्ट्रेसफुल काम है, मुझ पे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सामने तो मैंने अपने आप को बहुत काम और रिलैक्स्ड रखा हुआ है, बट पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो मुझे समझ आ जाती है कि मैं अब स्ट्रेस में हूँ। करना आपको क्या है कि सिर्फ फिटनेस को वेट लॉस से नहीं जोड़ना। अच्छा। इन 3 एस्पेक्ट से जिस दिन आप इसको जोड़ लेंगे आपके लिए वेट लॉस आसान हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, आप उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करें जो आपको पसंद है। दूसरी चीज़, डाइट वो रखें जो हमारे बड़ों की डाइट थी। इस बात पे बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के, कैसे हो सकता है, बिकॉज हमें यो बनने का बहुत शौक है। तो मैं जब कहती हूँ ना देसी घी वाला पराठा आप हफ्ते में 1 दफ़ा खा सकते हैं, लाइक देसी घी तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। आपके बड़े जो खाते थे वो डाइट प्योर थी और हमारे रीजन की थी, तो हमारे रीजन का खाना आपने वो खाना है। और हमारे बड़ों की क्या रूटीन होती थी, वो जल्दी सो जाते थे और जल्दी खाना खाते थे। हाँ। और आज जब हम ये चीज़ कह रहे थे अर्ली डिनर, तो वो हैरान हो रहे होते कि ऐसी भी कोई चीज़ है, तो ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है। सो औरत का स्पेशली फिर एक्सरसाइज में चेंज क्या होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 30 उसको वेट्स यूज करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अनटिल अनलेस आप कोई बॉडी बिल्डर है तो नॉर्मल से वेट यूज करें। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ आपका मसल मास जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो आपने अपनी बॉडी को टोनिंग भी देनी है, वेट भी रिड्यूस करना है। अच्छा, अगर वेट रिड्यूस नहीं भी करना, अब आपने एक्सरसाइज क्यों करनी है? मैं हमेशा बताती हूँ, देखिए ख़वातीन हो, मर्द हो, जो भी हो, बच्चे हो, इवन आपके लिए एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, उनकी मोबिलिटी के लिए, ताकि आप चलते फिरते रहें। एंडोर्फिन रिलीज होता है एक्सरसाइज के दौरान ताकि आप खुश रहें। हाँ। और जो एंटी एजिंग के लिए आपको इतने महंगे अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ रहा है, वो आपको ना जाना पड़े। आपकी अपनी चॉइस है जो आप करें, दैट्स ओके, अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अगर नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज के जरिए एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि आप बूढ़े नहीं होंगे, बट वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जो स्ट्रेस की वजह से आपने बढ़ा लिया, जो एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपने बढ़ा लिया, व्हाट यू ईट यू बिकम। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ, जब व्हाट यू ईट यू बिकम, तो कहते हैं हम जंक खाते हैं, तो मैंने कहा हम बर्गर खाते हैं तो हम बर्गर बन जाएंगे, क्योंकि आपके गट में, आप अपने गट को नहीं समझ रहे, दैट इज योर सेकंड ब्रेन। आपका दूसरा दिमाग है, वो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आपके जो है ना 2 ब्रेन है, एक ये है और एक आपकी गट के अंदर। वो बचपन में कह रहे थे बंदर के 2 दिमाग होते हैं, आप पहले अपनी तरफ देखें, हमारे 2 दिमाग हैं। हाँ। और हमारा गट जो है
वो दूसरा हमारा ब्रेन है। और उसके अंदर समझ ले, बड़ी आम जबान में मैं समझाऊंगी, कैजुअल लैंग्वेज में, कि जैसे हम कहते हैं कि पेट के अंदर बग्स, जो बग आप जिसको पालना चाहेंगे वो पलना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप जंक खाएंगे तो जंक के बग्स पैदा होंगे और वो आपसे कहेंगे कि मजीद जंक चाहिए। और मैं अक्सर लोगों को जब ये बताती हूँ वो हैरान होते हैं कि फैट आपके साथ क्या कर सकता है। क्यों हम कह रहे हैं कि ये ओबेसिटी एक्चुअली इट्स अ डिजीज, तो हम क्यों कह रहे हैं इसको कम करें, खवातीन स्पेशली इसको कम करें? क्योंकि आपने देखा होगा जब आपका वेट जितना बढ़ता जाता है ना, आपको क्रेविंग और इमोशनली आप ईटिंग ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। हाँ। वो इसलिए होता है कि आपके टेस्ट बड्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं फैट की वजह से, और आपको स्ट्रेस होता है और आप इमोशनल ईटिंग करना चाहते हैं सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए। जब आपका फैट रिड्यूस होगा तो ये नहीं होता कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल पे है वो बंदा अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है एक प्लान को। द थिंग इज उसकी बॉडी में फैट कम है और उसको आदत नहीं, उसका टेस्ट बड ऐसा है कि वो जब अच्छा खाना खा रहा है उसे अच्छा फील हो रहा है सही। क्योंकि बॉडी में फैट नहीं है। आपने क्रैश डाइटिंग की बात की, हमें लगता है हम क्रैश डाइटिंग करेंगे, बड़ा पुराना अब ये एक चीज हो चुकी है। मैं कहती हूँ कि अब इसको बस कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब बॉडी को खाना नहीं देते तो वो बेचारी स्टोर करना शुरू कर देती है फैट को कि अब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना दुश्मन नहीं है। कुछ जरा फिटनेस की इंडस्ट्री, जाहिर है ये एक बिजनेस इंडस्ट्री है, राइट, सप्लीमेंट्स और ये सारा कुछ लेना बुरा नहीं है, बट बात यह है कि अगर आप अपने डाइट को प्रॉपरली नहीं लेंगे, 3 मील्स एटलीस्ट आप ले सकते हैं आफ्टर 30। आप ये कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन आप रोजा रख लें, जस्ट लाइक जो आप फास्ट करते हैं, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होती है, लेकिन एक पूरा जिस तरह हम फास्ट करते हैं आप वो भी कर सकते हैं। बाकी हफ्ते में किसी एक दिन आप 2 मील्स ले सकते हैं, कोई एक मील आप स्किप कर दें, ठीक है। रोजाना की बुनियाद पे अगर आप क्रैश डाइट करके आपको लग रहा है आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ रिड्यूस कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ को खराब करें, अपनी बोन्स को खराब करें, फिर आपको सप्लीमेंट की जरूरत होगी, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट चीजें लेने की जरूरत होगी। तो अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर रख रहे हैं, उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो उसको सबसे एंड पे रख दिया हुआ है। या तो हम खाते हैं गोश्त गोश्त गोश्त, रोटी चावल बस यही खा रहे होते हैं। और एक और चीज, रोटी आपकी दुश्मन नहीं, क्योंकि हमारे रीजन में है, जो ऑयल हमारे रीजन में है, जो अनाज हमारे रीजन में उगता है, वही हमें फायदा पहुंचाएगा। मेरे लिए पास्ता उस तरह से हेल्दी नहीं होगा जिस तरह बाहर के रीजन में होगा, जहां पर वो लोग ज्यादा खाते हैं, जिनकी जीन्स में वो चीज है। मैं गंदम खाऊंगी, मैं उस तरह मोटी नहीं होगी अनटिल अनलेस मुझे कोई एलर्जी ना हो। हाँ, सही और ज्यादातर लोग सीरियसली, कुछ लोगों को तो चले इंटॉलरेंस है, बट मेरी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं, हम लैक्टोज फ्री दूध पीते हैं, हम ग्लूटेन फ्री चीज ले रहे हैं, जिनको कुछ नहीं है। होता ये है कि उसके बाद फिर माइंड एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि आपको होना शुरू हो जाता है। क्यों? फिर वापस आना उसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने फिर वो बात बग्स आपने ये पाल लिए कि अब दूध नहीं पीना, अब मैंने खाना कम खाना है। अब जब आप ज्यादा खाएंगे तो आपको ब्लोटिंग भी होगी, जब आप अच्छा खाना भी खाएंगे आपको वॉमिट भी आएगी, सही, और आप डिसऑर्डर्स की तरफ जाएंगे। सो कॉन्शियस इतना नहीं हो जाना कि ऑर्थोरेक्सिया एक डिसऑर्डर होता है जो एनोरेक्सिया का उल्टा होता है, यानी कि बहुत पिकी ईटर कि ये हेल्दी है, चीनी नहीं खानी, जरा भी नहीं खानी। That's okay. WHO की गाइडलाइंस को देखें, रिसर्च पढ़ें, उसके अंदर आप तकरीबन 6 से 7 जो टीस्पून होते हैं आप चीनी खा सकते हैं, लेकिन आप नहीं करना है, सिर्फ ये नहीं कहना कि मैंने सिर्फ खाना ही नहीं खाना। आप खाना खाएं, मॉडरेशन में रह के खाना खाएं, उसके बाद एक्सरसाइज भी तो करें। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं जी हम खाने पे हाथ रोक लेंगे और हम लोग खाने पे अर्ली डिनर करेंगे, सुबह का नाश्ता आप भरपूर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इफ यू लव पराठा, आप 6 इंचेस का पराठा खाएं, दैट्स ओके, देसी घी में बना हुआ। आप अंडा खाना चाहते हैं, खाएं। अब रिसर्च आ चुकी है कि अंडा आपके लिए हेल्दी है। वो जो एग वाइट फेंकते हैं, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं। एग योक फेंकते हैं सॉरी, और मुझे लोग बहुत ही बुरे लगते हैं। अब वो जो अल्लाह ने अगर पूरी एक चीज बनाई है तो आप उसे खाएं, कोई फायदा ही तो होगा। और दोपहर का खाना आप टाइम पर खाएं, जो भी आपने एक विंडो रखी है 3 से 4 घंटे बाद। अगर 3 से 4 घंटे के बाद आपको भूख नहीं लगती, इट मींस आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या वो खाना आपके लिए नहीं है। आपको भूख लगनी चाहिए। जो ये कॉन्सेप्ट है ना, कोई ऐसा खाना दो मुझे भूख ना लगे, मैं ज्यादा देर जो है ना एक फुलफिलमेंट की फीलिंग, इट मींस आपका खाना ठीक नहीं है। फिर आपने लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही है दोपहर को, तो आप जबरदस्ती ना करें, ना खाएं, आप स्किप कर दें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप उस दिन स्किप कर दें। आपने पेट पे जबरदस्ती वजन नहीं डालना। जबरदस्ती ना डाले कि भाई मैंने कल खाया था तो मैंने आज भी खाना, आज आपको नहीं भूख होगी। नहीं होगी। और आपको पता है भूख एक ऐसी चीज है जो रोजाना आपको डिफरेंट चीज में वेरी करती है।
एक्सरसाइज की जहां हम बात करते हैं 30 मिनट्स अपने आप को आप दें, चाहे आप योगा करते हैं, पिलाटेस करते हैं। 30 इयर्स के बाद खवातीन को मैं कहूंगी कि योगा करें, पिलाटेस करें और सिर्फ किसी एक दिन 45 मिनट्स का वर्कआउट करें जिसके अंदर वेट्स आप ऐड कर सकती हैं ताकि आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आए लेकिन स्ट्रेस भी कम होना अच्छा, शुरू हो। दूसरा सुलाफी ये बताएं कि बहुत सी खवातीन है घर में जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ही जाती हैं तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, तो क्या ये हमारी बॉडी हमें अलार्म दे रही है कि भाई अब आपकी सेहत जो है ना वो खराब होने की तरफ जा रही है? अब इस पर बहुत सारे लोग जो है ना आज मुझे सेगमेंट के बाद दूसरे वाली दुआएं देंगे। मैं बहुत सारे फिटनेस वाले ऐसे लोगों को जानती हूँ कि ये तो आम खवातीन की आप बात कर रही हैं जो वेट्स इतना ज़्यादा उठाते हैं और उनको कहें कि सीढ़ियाँ चढ़ें और पुशअप्स लगाएं तो उसी टाइम उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है बिकॉज वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ उनकी जीरो है उस टाइम पर। हमें आदत नहीं है ये जो है ना किचन के अंदर एक्टिव रहना, बर्तन धो लेना और धूप में काम कर रहे हैं तो मुझे तो पसीना आ गया, मेरी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नहीं है ये। जब तक आप कंप्लीट एक सेशन नहीं लगाते ना एक चीज का तब तक वो एक्सरसाइज नहीं है। तो जब वाकई आपकी बॉडी आपको एक अलार्मिंग एक सिचुएशन में डाल रही है कि आपको सांस आपका फूल रहा है, आपका दिल सही से काम नहीं कर रहा, आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक नहीं है, सो यू नीड एक्सरसाइज। और ऐसी एक्सरसाइज जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% उसके ऊपर बस जाना चाहिए, उसका 70% तक 70% जाएगा तो आपका फैट खुद ही रिड्यूस होना शुरू होगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। उसमें आप सिंपल जिस तरह हम स्क्वाट्स कर रहे थे जो अक्सर मैं सेगमेंट्स में बता रही होती हूँ, प्लैंक कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, बर्पीज कर रहे हैं। बर्पीज बहुत अच्छी एक्सरसाइज, उसकी वेरिएशन हमेशा मैंने बताई है इसलिए कि आप जंप्स ना करें, आप हाई नीज करें। योगा कर रहे हैं, डाउनवर्ड डॉग योगा कर रहे हैं, आप उसके अंदर कोबरा कर सकते हैं, चाइल्ड्स पोज कर सकते हैं। कोबरा टू चाइल्ड्स पोज जो हम उसको मिलाकर कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा स्पीड में होता है, उसमें सन सैल्यूटेशन होता है, वो आप अगर करते हैं तकरीबन 10 टाइम्स भी करते हैं वो बर्पी के बराबर होगा कि आपने काफी सारी बर्पीज की हैं। आपका हार्ट रेट ऊपर जाना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका जो दिल है उसकी भी एक्सरसाइज चाहिए। और इसी तरह आपके दिमाग की भी एक्सरसाइज आपको चाहिए। वो ये चाहिए होती है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन जरूर करें और अपने लिए वक्त निकालना ही यही है। अब आज की लाइफ प्रैक्टिकल वो चीज होगी नहीं कि मैं कहूँ कि आधा घंटा अपने लिए निकाल के बैठे और बहुत आराम से संन्यास ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप 2 मिनट बैठेंगे, आपने कॉन्शियसली अपने लिए वक्त निकाला, एक मसल पे गौर किया और उसको रिलैक्स करते गए ब्रीदिंग के साथ। अब लोग कहते हैं कि जी हम कैसे मेडिटेशन कैसे करें, हमें तो नहीं करनी आती, तो वो कैसे करें? सिंपल मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि किसी चीज में ध्यान लगाना, फोकस करना। आपने सिर्फ अपनी सांस पे गौर करना है। अपने पाँव जो है, अच्छा होता है कि आप जमीन पे बैठ जाएं या पाँव जमीन पे टच करें, ग्राउंड कर रहे हैं एंड आपने अपने हाथ रिलैक्स होकर यहाँ रखे, कमर को आपने स्ट्रेच करना है ऊपर को, रोल योर शोल्डर्स बैक, इनहेल फ्रॉम योर नोज स्लोली एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। पेट अंदर जाना चाहिए, सिंपल। जब आप ये देखेंगे तकरीबन 10 साइकिल्स भी करेंगे आप रिलैक्स होने शुरू होंगे। इस दौरान आपने क्या करना है, जहां प्रेशर, जहां पेन फील होता है, एक्सहेलेशन के दौरान उस जगह फोकस करें, वहां से प्रेशर रिलीज होता है। आप देखेंगे जब आप किसी भी जगह फोकस करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ फोकस करूँ ना, एक सेंसेशन फील होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की जात ने ब्रेन का कनेक्शन ऐसा रखा है, जिस जिस्म के हिस्से पे मैं ध्यान दूंगी वहां ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। अच्छा, वाह जी वाह। सो इसीलिए फोकस जरूरी है, इसलिए हम कॉर्स पोज करा रहे होते हैं कि आप बिल्कुल लेट जाओ, रिलैक्स करो। रिलैक्स होना भी बहुत मुश्किल है, लोग अपना आप छोड़ ही नहीं रहे होते। और आपने बस रिलैक्स होकर लेटना है एंड ब्रीदिंग पर फोकस करें। एक्सरसाइज को अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन कर रहे हैं, अर्ली डिनर कर रहे हैं और नींद का बहुत ख्याल रख रहे हैं कि 7 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी हो रही है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो आप खुद देखना ऑटोमेटिकली आप हेल्दी रहेंगे। एंड इट्स अ लाइफस्टाइल। ये आज की बात नहीं, 3 महीने की बात नहीं, किसी की शादी की बात नहीं, ये कंटिन्यूअसली आपने ये सारी लाइफ करना है ताकि आप किसी के मोहताज ना हो, ना स्टिक के, ना किसी का आपको मोहताज होना किसी पड़े। के एग्जैक्टली कि आपकी आने वाली जो जिंदगी है वो भी बेहतर तरीके से गुजरे जिस तरह आप अब गुजार रहे हैं। तो हमारे साथ सुलाफे नकवी मौजूद थी। सुलाफे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और हम बात करते खवातीन के हवाले थे कि वो अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइट और बाकी चीज़ों को किस तरह मेंटेन कर सकती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।